हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 23 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि फार्म मैकेनाइजेशन आने वाले 10 सालों में डबल किया जाए। फार्म मैकेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? तो बेसिकली अगर ये एग्रीकल्चरल फील्ड है तो आपको पता है कि इंडियन एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है, तो वहां पर मशीन्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए या जो लेबर्स है उनको मशीन्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया जाए, सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, जो इनकम से उन्हें बढ़ाई जा सके। तो इसके दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिए हैं। हम डिटेल से इन प्रोविजंस की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट बेसिकली इनका एम्फेसिस है कि वो लार्ज एडवांस एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट फार्मर्स को उनके फील्ड के लिए प्रदान करे। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज से अर्ज भी किया है कि जो स्मॉल यूटिलिटी मशीन है, यानी कि वैसे मशीन जो साइज में छोटे होते हैं और ये स्मॉल होल्डर फार्मर्स के द्वारा आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल होल्डर फार्मर्स के जो लैंड साइजेज होते हैं काफी कम होते हैं, अप टू 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर, और ऐसे स्थिति में वो बड़े मशीन्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे मशीन्स बनाने की अपील की गई है, सो दैट 86% जो ये फार्मर्स है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है, वो मशीन्स को आसानी से एक्वायर तो करे ही करे, साथ ही साथ उसे अपने फील्ड में ऑपरेट भी कर सके। अगर हम स्टेटस बात करें फार्म मैकेनाइजेशन की, तो वो 40 से 45%, यानी कि 40 से 45% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ऐसे हैं जहाँ पे मशीन इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो ये यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, ये 3 स्टेट्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। हाई मैकेनाइजेशन लेवल है यहाँ पर, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे मैकेनाइजेशन काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है। तो रीजनल डिस्पैरिटी भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के डाटा की बात करें तो यहाँ फार्म मैकेनाइजेशन और क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बीच डायरेक्ट रिलेशन बताया गया है। जैसे फार्म मैकेनाइजेशन टाइम की तो बचत करता ही करता है, साथ ही साथ जो लेबर एक्स्ट्रा हमें लगाने पड़ते हैं हार्वेस्टिंग के लिए या फिर सोइंग के लिए, वो भी कम लगाने पड़ेंगे, तो ऐसे भी कोस्ट बच सकते हैं। साथ ही साथ जो ड्रजरी है, ड्रजरी मतलब जो फार्मर्स कठिन परिश्रम करते हैं दिन रात, बिकॉज कि उनके पास जो मशीन अवेलेबल नहीं होते, तो वो कठिन परिश्रम भी उनको कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा आसानी से इन द लॉन्ग रन, एज वेल एज जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि लेट्स से कि पेस्ट अटैक हो जाता है या फिर जो क्रॉप है उन्हें टाइमली हार्वेस्ट न किया जाए तो दूसरे क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते, तो डेफिनेटली टाइम सेव करेगा। साथ ही साथ जो आने वाले क्रॉप्स है उनको भी टाइमली कल्टीवेट किए जा सकेंगे। एज वेल एज ये क्रॉप आउटपुट को भी बूस्ट करता है, फार्म इनकम को तो बूस्ट करेगा ही करेगा। एक डाटा के अनुसार ये भी पता चला है कि फार्म मैकेनाइजेशन वो फार्मिंग के कॉस्ट को 20% तक कम कर सकता है। इसीलिए अगर हम फार्म मैकेनाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली फार्मर्स जो है इनकम जो फार्मर्स के वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है, बिकॉज मेंस के लिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या स्टेप्स लिए गए हैं फार्म मैकेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए? तो एक प्रोग्राम चलता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसके तहत बेसिकली जो फार्म मैकेनाइजेशन है उनकी पहुंच को बढ़ाना है, कहां पर? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के बीच। साथ ही साथ कस्टम हायरिंग सेंटर इससे भी एस्टेब्लिश किया गया था, अवेयरनेस क्रिएट किए जा रहे हैं फार्म मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए। अगर हम कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें तो ये बेसिकली एक प्रकार से डेडिकेटेड सेंटर होता है जहां पर फार्मर चाहे तो वहां पर जा सकते हैं और जो भी मशीन्स अवेलेबल होंगे वहां से वो हायर कर सकते हैं और उसे रेंट के बेसिस पे एक्वायर करके जब तक जरूरत हो अपने फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली बेनिफिट भी पा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंसिव मशीन्स होते हैं उनके खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज वेल एज जो बड़े एडवांस एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो आसानी से उन्हें अवेलेबल भी हो जाएंगे। और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फील्ड में? ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है, सो दैट जो फार्मर्स होंगे वो अपने मोबाइल से डेफिनेटली पता लगा सकेंगे कि ये CHC कहां पर है और वहां पर वो जाके इक्विपमेंट्स को आसानी से रेंट पर ले भी सकेंगे एक स्मॉल पेमेंट के माध्यम से। अलोंग विथ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो लॉकडाउन के बाद अपने होम स्टेट में लौट गए थे, उनको स्किलिंग भी दी जा रही है फार्म मैकेनाइजेशन के क्षेत्र में थ्रू
SMAM यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन along with आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया था और इसमें स्पेशली माइग्रेंट लेबरर्स को स्किलिंग प्रोवाइड करने की बात की गई थी इन 116 आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट। ये 6 स्टेट वो स्टेट है जहां पर जो माइग्रेंट लेबरर्स है लॉकडाउन के बाद काफी ज्यादा मात्रा में लौटे थे। कौन कौन से ये स्टेट है फ्रेंड, आप हमें बताइए। कुछ स्टेट के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, और 3 स्टेट्स के नाम आप हमें बताइए। अगर हम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के स्टेटस की बात करें तो भारत पूरे विश्व में लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है और पर ईयर 9 लाख यूनिट प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये 2019 और 20 का डाटा है। और 2019-20 में भी जो एक्सपोर्ट हुए हैं इन ट्रैक्टर्स का 92,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो डेफिनेटली जो ट्रैक्टर्स है वो फार्म मैकेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ नॉर्म्स जारी किए हैं फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप हमें बताइए फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली फोर्टिफिकेशन के तहत क्या होता है कि कोई भी फूड ग्रेन्स है, लेट्स से कि राइस हो गया, उसमें एक सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं, कुछ ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेट्स से जिंक हो गए, विटामिन हो गए, लेकिन मनुष्य को अन्य न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत होती है, लेट्स से कि फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, विटामिन ए हो गया, जो राइस में लेट्स से कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसे अगर अवेलेबल कराना है तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट होते हैं वो फोर्टिफिकेशन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव एंड लार्ज स्केल पर इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है एंड सस्टेनेबल ग्लोबल इंटरवेंशन, जिसके माध्यम से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसीज मनुष्य में होती है या ह्यूमंस में होती है उनको आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात कर ले तो बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मनुष्य के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें विटामिन भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं, या फिर कुछ ट्रेस ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं जो भले ही स्मॉल क्वांटिटी में उपलब्ध हो या फिर रिक्वायर्ड हो, लेकिन वो काफी ज्यादा एसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, एज वेल एज वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। अब हम बात करते हैं इस नॉर्म्स के बारे में। तो बेसिकली FSSAI ने नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए या फ्रूट जूसेस हो गए, इसमें जो परमिशेबल लिमिट होंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो प्रोड्यूसर्स लेट्स से कि वो चाहते हैं कि इन बिस्किट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल किए जाए, तो वो मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट क्या होने चाहिए ईच एंड एवरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, उसके बारे में नॉर्म्स जारी किए गए हैं। कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो वॉलंटरी यानी कि अपने मन मर्जी से वो चाहे तो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आयरन के कंटेंट इन्फ्यूज किए जा सकते हैं आर्टिफिशियली, फॉलिक एसिड इन्फ्यूज किए जा सकते हैं, जिंक को डाला जा सकता है, विटामिन B12 को डाला जा सकता है, एज वेल एज विटामिन A एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। To ensure balanced consumption of micronutrients fortified products, FSSAI ने जो अमाउंट ऑफ फोर्टिफिकेशन है उन्हें भी रेस्ट्रिक्ट करने का काम किया गया है, दैट कैन बी एडेड टू 15 से 30% ऑफ द एवरेज डेली डाइटरी इनटेक लेवल, यानी कि जो एवरेज डेली डाइटरी इनटेक लेवल होते हैं उसका 15 से 13% ही अमाउंट फोर्टिफाई किए जाए, ऐसे नॉर्म्स FSSAI ने तैयार किए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हाई फैट शुगर साल्ट फूड्स है, जैसे कि चिप्स हो गए या फिर समोसे हो गए, इन सब को फोर्टिफिकेशन करने का अलाउ नहीं किया गया है, बिकॉज आपको पता है कि अगर इन प्रोडक्ट्स पर फोर्टिफिकेशन की जाती है तो जो कस्टमर्स होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इन फैट फूड्स या फास्ट फूड या जंक फूड को खाने के लिए, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खराबी करेगा। इसलिए ऐसे फूड्स, जंक फूड्स को एक्सक्लूड किया गया है फोर्टिफाइड प्रोसेस्ड फूड्स कैटेगरी में से। डिफिशियंसी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, अगर किसी मनुष्य के शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसे हिडन हंगर भी कहा जाता है। हंगर आपको पता ही है कि जब कोई जो एवरेज फूड कैलोरी मनुष्य को नहीं मिल पाते हैं तो उसे हम हंगर कहते हैं, लेकिन हिडन हंगर क्या हुआ कि फूड मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं जो रिक्वायर्ड है पर डे मनुष्य के लिए, तो उसे हम हिडन हंगर कहते हैं। और ये
हंगर के ही समान सीरियस हेल्थ रिस्क है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने की जरूरत है कि जो भारत के 70% पॉपुलेशन है वो इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम ही नहीं करते, चाहे वो विटामिन्स हो या फिर मिनरल्स हो। तो ऐसे स्थिति में जो इंडियन पीपल्स हैं या जो चाइल्ड ग्रो करते हैं उनको भविष्य में प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट या फिर जो अन्य डिजीज काउज करने वाले बैक्टीरिया या फिर वायरसेस होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं अगर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी मनुष्य के शरीर में आती है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। बेसिकली CIC ने कुछ महीने पहले जैसे जनवरी में एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो डोनर्स यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो खरीदते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं, अगर वो अपने नाम्स यानी कि नेम्स डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो ये RTI एक्ट का एक प्रकार से वायलेशन है। अब यही स्टेटमेंट को CIC ने वापस ले लिया है। उन्होंने अब क्या कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो डोनर्स है उनका अगर नाम रिवील किया जाता है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। तो CIC ने ऐसे स्टेटमेंट को जर्मनी में ही दिए थे जिसमें गवर्नमेंट से कहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत बॉन्ड्स खरीदते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है वैसे डोनर्स के नेम जरूर रिवील किए जाए। लेकिन अब CIC ने अपने स्टेटमेंट को रिवर्स कर लिया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आइडेंटिटीज डिस्क्लोजर किए जाने हैं EBS डोनर के अगर वो रिलीज किए जाते हैं या डिस्क्लोज किए जाते हैं तो कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो RTI एक्ट के प्रोविजंस है उसे भी वायलेट करेगा। कौन से RTI एक्ट के प्रोविजंस को जो वायलेट करेगा? तो बेसिकली सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट इसमें पब्लिक अथॉरिटी को एक प्रकार से पावर देता है कि आप किसी भी सिटीजन को इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर सकते हैं जो अगेंस्ट हो पब्लिक इंटरेस्ट के। साथ ही साथ अगर इंफॉर्मेशन देना ही है तो वो इंफॉर्मेशन तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई ना हो कि ऐसे इंफॉर्मेशन देने से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होंगे। ये सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट कहता है। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली प्रोमिशनरी नोट ही होता है जो कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर वो खरीद सकती है, लेकिन ओनली फ्रॉम द सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ द SBI। और इसकी मदद से पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दी जाती है, आपको पता भी है। और इसमें डोनर्स के नाम डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट नहीं किए जाते हैं। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात करें तो इसे यूनियन बजट 2017-18 में लाया गया था, which was an attempt to curb black money and use of cash in political funding। आपको पता है पॉलिटिकल फंडिंग में काफी ज्यादा धांधलीबाजी होती है। ब्लैक मनी का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं सो दैट वो इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सके और वोटर्स को अट्रैक्ट किए जा सके। तो इसीलिए EBS सिस्टम लाया गया था सो दैट ब्लैक मनी को कब किया जा सके। जो कैश इस्तेमाल होते हैं पॉलिटिकल फंडिंग में इस पर भी एक प्रकार से रोक लगाई जा सके, क्योंकि अब EBS के तहत कैश में बॉन्ड नहीं खरीदा जाता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी भी एक प्रकार से लाने की बात कही गई थी। साथ ही साथ जो फ्रॉडलेंट पॉलिटिकल पार्टीज है जो बने ही इसलिए थे कि टैक्स इविजन किए जा सके। आपको पता है जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं उनको टैक्स में एज वेल एज वेरियस बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसे बेनिफिट्स जो नाम मात्र पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रहे थे इन्हें एलिमिनेट करना भी है। साथ ही साथ जो डोनर है उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि मैंने बीजेपी को एक प्रकार से फंड दिया EVS के माध्यम से, तो मैंने एक बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड खरीद के मैंने पार्टी के ऑफिस में डिस्पोज कर दिया, फिर डोनेट कर दिया। तो अब जबकि नाम डिस्क्लोजर नहीं होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो कांग्रेस वाले हैं या जो अन्य पार्टीज वाले हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसको फंडिंग दिया है। तो ऐसे में लेट्स से कि अगर सेंटर पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो ये उस व्यक्ति को या उस कंपनी को परेशान नहीं करेंगे। साथ ही साथ कोई प्रोजेक्ट आ रहा है
तो इनको भी उचित मौका मिलता है कि उन प्रोजेक्ट को अवॉन करने का। इंडस्ट्रियल लेट से कि अगर सेटअप करना चाह रहा है ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कंपनी, तो आराम से सेटअप किए जा सके। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के विक्टिम ना हो जाना बिकॉज कि आपने दूसरे पार्टी को वोट किया है या फिर दूसरे को फंड किया है। तो डेफिनेटली जब डोनर के नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से बचा जा सकता है, बिकॉज इस स्कीम में जो आइडेंटिटी है डोनर की उसे तो डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते। इट इज अबाउट मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। क्या न्यूज है इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हाल ही में लार्ज हार्टेड कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये CERN बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये आप हमें बताइए कहाँ पर है। तो बेसिकली स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो मैटर और एंटी मैटर के बीच डिफरेंसेस है उसको स्टडी करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास किया गया कि जो एसिमेट्री है, यानी कि जो डेविएशन है मैटर और एंटी मैटर के बीच यूनिवर्स में, उनको समझा जा सके। तो मैंने बात की थी कि CERN यानी CERN जो स्विट्जरलैंड में है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। इसके लोकेशन आप याद रख सकते हैं। CERN इंस्टीट्यूशन में होता क्या है बेसिकली कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स को प्रूव करते हैं कि आखिरकार यूनिवर्स जो बना कैसे, जैसे एटम्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसी प्रकार से यूनिवर्स बेसिकली बना कैसे है, क्या मैटर से बने हैं, इन सब की स्टडी इस इंस्टीट्यूशन में की जाती है। फिजिक्स की बात माने तो वो कहता है कि मैटर और एंटी मैटर ये दोनों बेसिकली एक ही साथ इक्वल क्वांटिटीज में क्रिएट हुए थे और ये बिग बैंग के बाद से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो एंटी मैटर जो है वो अब रेयर हो गया है टुडेज यूनिवर्स में। काफी ज्यादा मात्रा में एंटी मैटर नहीं मिल रहे हैं, ये स्टडीज में पाया जा रहा है। अगर हम बात करें एंटी मैटर की तो ये नाम से ही पता चल रहा है एंटी मैटर यानी कि विच इज अपोजिट ऑफ नॉर्मल मैटर एंड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एंटी मैटर हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट दोज ऑफ नॉर्मल मैटर, यानी कि सिर्फ मैटर के अपोजिट ही नहीं है, उसके बिहेवियर में भी अपोजिशन आता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स में देखते हैं कि एक प्लस है तो जो प्लस का बिहेवियर है उसके जस्ट अपोजिट माइनस का बिहेवियर होता है। तो जस्ट लाइक एंटी मैटर और मैटर दोनों के बिहेवियर में एकदम अपोजिट डिस्टिंक्शन होगा। All the particles that make up the matter around us, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए या प्रोटॉन हो गए, इनके एंटी मैटर वर्जन्स भी होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। और जब एंटी मैटर और मैटर मीट करते हैं तो डेफिनेटली फ्लैश ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एंटी मैटर की बात करें तो ये जो थ्योरी है एंटी मैटर के ऊपर, ये आर्थर स्कस्टर 1896 में पहली बार पोस्टुलेट किए थे। गिवन ए थियोरेटिकल फुटिंग, इनको थियोरेटिकल फुटिंग्स कौन प्रदान किया? पॉल डायरेक्ट ने 1928 में कि एंटी मैटर जैसी पार्टिकल्स होते हैं, और इसको फिर डिस्कवर भी किया गया इन द फॉर्म ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन्स डब्ड पॉजिट्रॉन बाय कार्ल एंडरसन 1932। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस एंटी मैटर क्या होते हैं और क्या ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट होते हैं नहीं होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। Let's move to the next article, friends. Basically, गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगले 3 से 4 महीने में स्टैब्लिश करना चाहती है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब हुआ। वैसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंटल फील्ड्स में फाइनेंस करने का काम करेगी। आपको पता है कि जो डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको बनाने में काफी ज्यादा कॉस्ट आते हैं। तो ये कॉस्ट कोई पार्टिकुलर कंपनी या बैंक बियर नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में एक प्रॉपर बॉडी हो जो ऐसे डेवलपमेंटल फाइनेंस इन प्रोजेक्ट्स को अवेल करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। तो इसी से जुड़ा हमारा आर्टिकल है। तो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्लान विद ए व्यू टू मोबिलाइज 111 लाख करोड़, है ना। तो एक यानी 111 लाख करोड़ मोबिलाइज किए जाएंगे which is required for funding of national infrastructure pipeline during 2020 to 25। अब हम बात करें DFIs की। तो DFI for promoting infrastructure funding were proposing
बजट 2020 में DFI को एस्टेब्लिश करने की बात करी थी, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग किए जा सके। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका मकसद क्या था? बेसिकली वैसे प्रोजेक्ट्स जो आधे अधूरे रह गए, यानी कि पैसे की कमी के कारण लेट्स से कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो NIP की मदद से उनको कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किए जाएंगे और डेफिनेटली इट विल बी क्रूशियल फॉर टारगेट ऑफ बिकमिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। आपको पता है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है बाय 2025, तो इसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके, सो दैट जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर जो अन्य सेक्टर है उनके ग्रोथ में ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करे। बात करते हैं DFI की, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। एक संस्था ही है या बॉडी है, प्रमोट और असिस्टेड बाय गवर्नमेंट मेनली टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस, यानी कि डेवलपमेंट के फील्ड में फाइनेंसिंग प्रदान करने का काम करता है। इट कैन बी निच सेक्टर्स और सब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। DFI जो इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली टू कैटर द लॉन्ग टर्म डिमांड फाइनेंस such as agriculture, industries, trade, transport, basic infrastructure। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है किसी भी सेक्टर में, लेट्स से इंडस्ट्रीज के सेक्टर में या फिर ट्रेड के सेक्टर में या ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक के सेक्टर में, तो उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस दी जा सके, इसके लिए DFI को सेटअप किया जा रहा है। क्या बेनिफिट होगा DFI का? तो बेसिकली इसके मदद से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उनको रिड्यूस किया जा सकता है, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, hence supporting long-term financial needs, as well as it can provide assistance for activities or sectors of the economy where the risks may be higher than that the ordinary financial system is willing to bear। यानी कि ये उन प्रोजेक्ट या उन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को भी असिस्टेंट या फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का काम करता है, जहां पर हो सकता है कि वहां पर अगर पैसे इन्वेस्ट किए जाए तो भविष्य में उससे रिटर्न ना हो। इसीलिए बैंक्स क्या करते हैं या फिर जो NBFCs क्या करते हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो अगर हमारे पास DFI होगा तो डेफिनेटली वो इन रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करेंगे और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्टअप हो सकेगा। DFI कुड इवन फ्लोट सेक्टर स्पेसिफिक फंड, सेक्टर स्पेसिफिक फंड भी दे सकते हैं जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करेगा। इसकी मदद से क्रेडिट रेटिंग्स जो प्रोजेक्ट्स के हैं उनको भी इनहांस किया जा सकता है। साथ ही साथ वैसे प्रोजेक्ट को भी फंड किए जा सकते हैं जिसमें जो अन्य इंस्टीट्यूशंस है या फिर NBFCs है वो फंड नहीं देना चाह रही है बिकॉज ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। अगर DFI के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अपन ऑल इंडिया लेवल पर क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर स्टेट या रीजनल लेवल इंस्टीट्यूशंस के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका जियोग्राफिकल कवरेज ऑफ ऑपरेशन क्या है। अगर वो नेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहा है तो उसको हम ऑल इंडिया लेवल कह सकते हैं। अगर वो पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट कर रहा है तो उसका जॉरिडिक्शन हो सकता है उस स्टेट में, तो हम उसे स्टेट या रीजनल लेवल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। अगर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसे डिवाइड किया गया है टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रदान करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। कुछ एग्जांपल टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लेट्स से कि IDFC लिमिटेड है, IIBI लिमिटेड है। द नेक्स्ट इज रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है वैसे इंस्टीट्यूशन जो रीफाइनेंस का काम करते हैं, यानी कि लेट्स से कि NABARD है, ये क्या करेंगे, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है या फिर रीजनल बैंक्स है उनको एक प्रकार से फंड देते हैं, रीफाइनेंसिंग करते हैं, सो दैट जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो अपने बैंक एक्टिविटीज को मोर एंड मोर कस्टमर्स तक प्रदान कर सके, प्रोवाइड कर सके, तो इनको हम रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कहते हैं। एग्जांपल में NABARD है, SIDBI है, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक है। इट एक्सटेंड्स रीफाइनेंस टू बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएरी। अगर उनको फाइनेंस की जरूरत होती है तो फाइनेंस ये प्रदान करते हैं, सो दैट एग्रीकल्चर, SSIs एंड हाउसिंग सेक्टर रेस्पेक्टिवली। सेक्टर स्पेसिफिक DFI भी हो सकते हैं, जैसे एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस है उनको ये फंड प्रदान करते हैं, इस क्षेत्र में ये इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, तो सेक्टर स्पेसिफिक DFI भी होते हैं। हुडको लिमिटेड, IREDA लिमिटेड, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो LIC पैसे एक्वायर करता है प्रीमियम के माध्यम से, या फिर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे एक्वायर करते हैं
प्रीमियम या फिर इंश्योरेंस बेचकर। तो ये सब पैसे बेसिकली इन्वेस्ट किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर या फिर अन्य प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन भी DFI के कैटेगरी में आ जाते हैं। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड्स। द फर्स्ट इज अबाउट ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है और ये इंडिया और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर फंड कर रहा है सो दैट सेफ और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाए जा सके। लेकिन ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होगा, ये राजस्थान को कवर करेगा, हिमाचल प्रदेश को कवर करेगा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को कवर करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 783 किलोमीटर के हाईवेज बनाए जाएंगे इन वेरियस ज्योग्राफीज बाय इंटीग्रेटिंग इको फ्रेंडली एंड सेफ टेक्नोलॉजी डिजाइन। तो इको फ्रेंडली और सेफर टेक्नोलॉजी डिजाइन की मदद से ये हाईवेज तैयार किए जाएंगे। लाइक इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल एंड मार्जिनल मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, एज वेल एज बायो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन या टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या बेनिफिट होगा ऐसे प्रोजेक्ट का? तो इसकी मदद से ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो सकेंगे इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईवे। अगर हम इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, इससे डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कम हो सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट इफेक्ट की एयर पोल्यूशन 2019 में 1.7 मिलियन इंडियंस को किल किया है। इससे जुड़ा है ये रिपोर्ट लैंसेट ने पब्लिश किया है। 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख इंडियंस हैज बीन डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन particularly 2019 according to the paper on health and economic impact of air pollution accounting for an alarming 17.8% of all death in the country in the year। यानी कि हर साल जो भी डेथ्स हो रहे हैं उसमें 17.8% कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन के कारण है। क्या अन्य फाइंडिंग्स है इसकी बात करते हैं तो इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं देश को, फैमिली को, ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम एयर पोल्यूशन वाज 1.4% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया इन 2019। यानी कि जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है प्रीमेच्योर डेथ के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, वो 1.4% ऑफ जीडीपी अगर कैलकुलेट किया जाए तो इन 2019। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन की डिक्रीज हुआ है भारत में, गुड न्यूज है, रिजल्टिंग इन 64% रिडक्शन इन द डेथ रेट एट्रिब्यूटेबल टू इट फ्रॉम 1990 से 2019। डेथ रेट फ्रॉम आउटडोर एम्बिएंट एयर पोल्यूशन ये इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1990 से 2019 के बीच जो डेथ रेट है आउटडोर एम्बिएंट एयर पोल्यूशन के कारण ये बढ़ा है और वो भी 115% से बढ़ा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इथनो मेडिसिन। बेसिकली झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में जो आदिवासी रहते हैं, आदिवासी जो जन विलेज, ये इथनो मेडिसिन को प्रिजर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं इथनो मेडिसिन का क्या मतलब होता है। इट इज बेसिकली स्टडी या फिर कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन व्हिच इज प्रैक्टिस्ड बाय वेरियस एथनिक ग्रुप्स। यानी कि वेरियस एथनिक ग्रुप्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्टडी को हम इथनो मेडिसिन कहते हैं और ये इंडिजिनियस पीपल्स, वहां के जो लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं उनके ही द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। It is concerned with cultural interpretation of health, disease and illness and also addresses the health care seeking process and healing practices। ये इथनो मेडिसिन मोस्टली बिहेवियरल चेंजेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर शरीर में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है तो उसकी मदद से ये कोई डिजीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ इंडिजिनियस रिलीजन इन विच नेचर इज वर्शिप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में आपने भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने सेरेंसरी सेलिब्रेशन ऑफ एएमयू को एड्रेस किया। इंपॉर्टेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, इसे 1920 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये बेसिकली आउटकम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का। यानी कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ही नाम से जाना जाता था, जिसे 1877 में इस्टेब्लिश किया गया था सर सैयद अहमद खान। तो ये नाम याद होने चाहिए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से इस्टेब्लिश किया था। इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सर सैयद अहमद खान को लगा कि
मुस्लिम्स के लिए महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें एजुकेशन प्रदान किया जाए, साथ ही साथ वो पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, सो दैट इनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ये बात उनको इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद एहसास हुआ। फेमस जो एलुमनी यानी कि फैकल्टीज रहे हैं, जाकिर हुसैन यहीं से निकले हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपको जानते भी होंगे, इनको किस नाम से जाना जाता है आप हमें बताइए। मोहम्मद हामिद अंसारी, जावेद अख्तर, ये सब यहीं से पढ़कर आगे आए हैं। बात करते हैं सगुना राइस टेक्निक की। तो बेसिकली इट इज ए यूनिक मेथड कल्टीवेशन ऑफ राइस का, यानी कि राइस के कल्टीवेशन का एक नया मेथड है एंड रिलेटेड रोटेशन क्रॉप्स, जिसमें प्लाउजिंग नहीं की जाती है, पडलिंग नहीं की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग नहीं की जाती है परमानेंट रेज्ड बेड्स के ऊपर। जीरो टिल यानी कि आपको एक प्रकार से टिलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। एज वेल एज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ कल्टीवेशन मेथड। कहाँ पे ये इवॉल्व हुआ है? सगुना बॉग, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में, इसीलिए उसी के नाम पर ये सगुना राइस टेक्निक का नाम पड़ा है। क्या प्रिंसिपल्स है इस टेक्निक में अडॉप्ट किए जाते हैं? एसआरटी बेसिकली इंसिस्ट करता है कि जो भी रूट्स है और जो स्टीम्स के पोर्शन है उनको लेफ्ट यूं ही छोड़ दिया जाए इन द बेड, सो दैट स्लो रोटिंग हो, वो धीरे धीरे सरे गले। प्लाउजिंग नहीं की जाती है, पटलिंग भी नहीं की जाती, होइंग भी नहीं की जाती टू कंट्रोल वीड्स। दिस सिस्टम विल गेट द क्रॉप रेडी फॉर हार्वेस्ट 8 to 10 days अर्लियर। क्या बेनिफिट है कि इस सिस्टम से अगर क्रॉपिंग की जाती है तो जो हार्वेस्टिंग है वो 8 से 10 दिन पहले ही हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट चाइना बाइज इंडियन राइस। तो चाइना ने इंडियन राइस को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है इन द एटलीस्ट 3 decades, 30 सालों में पहली बार हो रहा है जब चाइना राइस को इंपोर्ट कर रहा है भारत से, बिकॉज ऑफ टाइटनिंग सप्लाईज फ्रॉम थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड एन ऑफर ऑफ शार्पली डिस्काउंटेड प्राइस। तो थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम जो इनको राइस सप्लाई करते थे, अब सप्लाई कंस्ट्रेंट्स ये देश लगा रहे हैं और जिसके कारण फूड शॉर्टेज की कमी चाइना में देखने को मिल रही है। तो चाइना भारत से राइस को इंपोर्ट करने का बात कर रहा है। ये जो कंट्रीज की बात कही हमने, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इनके पास लिमिटेड सरप्लस सप्लाईज होते हैं एक्सपोर्ट के लिए एंड वे आर कोटिंग एटलीस्ट $30 पर टन मोर कंपेयर टू इंडियन प्राइसेस। तो दूसरी बात ये थी कि चाइना को कॉस्टली भी पड़ रहा था, इसीलिए इन्होंने भारत से इंपोर्ट करने की बात कही। 2019 में इंडिया अप्रोक्स 117.47 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किया है, याद रखने की जरूरत नहीं है। और भारत वर्ल्ड का बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर है और चाइना बिगेस्ट इंपोर्टर है। और चाइना के बारे में याद ये भी रखना है कि चाइना बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है राइस का। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। बीजिंग अप्रोक्स 4 मिलियन टन ऑफ राइस पर ईयर बाय करता है, लेकिन इससे पहले भारत से चाइना ने राइस को परचेज नहीं किए करते थे बिकॉज ऑफ द क्वालिटी इश्यूज। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट जियोग्राफिकल न्यूज। किलेवा वोल्केनो। तो क्या याद रखना है? इसके लोकेशंस के बारे में आपको याद रखना है। तो किलेवा वोल्केनो की बात करें तो हवाईयन का जो आइलैंड है उसी का एक पार्ट है किलेवा। आप बताइए हवाईयन आइलैंड कौन से ओशियन में है और ये हवाईयन आइलैंड किस ज्योग्राफिकल प्रोसेस से बनता है? आपको मेंटल प्लूम्स के बारे में पता होगा। तो यहीं पे अभी रिसेंट इरप्शन हुआ है और ये यंगेस्ट और सदर्न ईस्ट मोस्ट वोल्केनो ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई। हवाई पैसिफिक ओशियन में है और यूएस का ओनली स्टेट विच इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ आइलैंड्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।